हेलो दोस्तों, नमस्कार। कोटा कैरियर पॉइंट स्कूल कुचामन सिटी द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लास में आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम अध्याय 2 संघर्षकालीन भारत 1206 से 1757 ईस्वी तक इसी अध्याय का भाग 5 है, जिसके अंतर्गत हम सूर साम्राज्य के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पिछले वाले वीडियो के अंतर्गत हमने मुगल कालीन जो साम्राज्य था उसके बारे में पढ़ा था, जिसमें मुगल काल के हमने 2 शासकों के बारे में पढ़ लिया था। पहला जो मुगल साम्राज्य का संस्थापक था बाबर, उसके बारे में, और फिर उसके बाद में बाबर का जो पुत्र था हुमायूं। जैसा कि हमने हुमायूं के बारे में पढ़ा था कि हुमायूं 1530 ईस्वी में मुगल साम्राज्य का शासक बना था और 1556 ईस्वी में हुमायूं की क्या हो गई थी? मृत्यु। लेकिन बीच में 1540 ईस्वी के अंदर हमने पढ़ा था कि कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध में शेरशाह सूरी ने हुमायूं को पराजित करके दिल्ली पर अधिकार कर लिया था और दिल्ली का शासक कौन बन गया था? शेरशाह सूरी। तो 1540 से लेकर 1555 तक बीच में कौन सा साम्राज्य आया था? सूर साम्राज्य। 1540 से 1555 तक मुगल साम्राज्य के अंतर्गत ही बीच में ही एक कौन सा अफगान साम्राज्य आया था? कौन सा आया था? सूर साम्राज्य। सूर साम्राज्य ने दिल्ली पर यानी भारत पर कब से कब तक शासन किया था? 1540 से 1555 ईस्वी तक। अब देखिए, इस सूर साम्राज्य का संस्थापक था फरीद खान, अथवा इसी फरीद खान का दूसरा नाम क्या था? शेर खान। सूर साम्राज्य का संस्थापक कौन था? फरीद खान अथवा शेर खान। ये फरीद खान है, इसके पिता का नाम था हसन खान। फरीद खान के पिता का नाम क्या था? हसन खान। हसन खान कौन था? पिता। किसका? फरीद खान का। और ये हसन खान है, ये जौनपुर राज्य के अंतर्गत एक स्थान पड़ता है सासाराम, और ये सासाराम वर्तमान कौन से राज्य में है? बिहार राज्य में। वर्तमान में हमारा जो बिहार राज्य उसमें एक स्थान पड़ता है कौन सा? सासाराम। इस सासाराम के जमींदार थे। सासाराम के जमींदार कौन थे? हसन खान। हसन खान कौन था? फरीद खान का पिता था, यानी फरीद खान वो किसका पुत्र था? हसन खान का। और ये हसन खान है, वो पहले प्राचीन काल के अंदर जो जौनपुर राज्य था उसके अंदर एक स्थान पड़ता था कौन सा? सासाराम। इस सासाराम का क्या था? जमींदार था। फिर इस फरीद खान को शेर खान की उपाधि, फरीद खान को शेर खान की उपाधि किसने दी थी? दक्षिणी बिहार का एक शासक था, दक्षिणी बिहार के शासक जिसका नाम था बहार खान। तो देखिए, फरीद खान को शेर खान की उपाधि, फरीद खान का एक दूसरा नाम क्या था? शेर खान। ये शेर खान इसकी क्या थी? उपाधि। और ये उपाधि किसने दी थी? दक्षिणी बिहार का शासक था जिसका नाम था बहार खान। और क्यों दी थी? वो इसलिए दी थी कि कहते हैं कि फरीद खान ने एक बार शेर से युद्ध किया था और शेर को तलवार के एक ही झटके में मार दिया था, काट दिया था। इसलिए इसकी बहादुरी को देखकर दक्षिणी बिहार के शासक बहार खान ने इसको कौन सी उपाधि दी थी? शेर खान की उपाधि। देखो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शेर खान को या फरीद खान को शेर खान की उपाधि किसने और क्यों दी थी? तो दक्षिणी बिहार के शासक बहार खान ने दी थी। क्यों दी थी? क्योंकि इसने शेर से युद्ध किया था और शेर को तलवार के एक ही झटके में काट कर मार दिया था। इसलिए इसकी बहादुरी से प्रसन्न होकर बहार खान ने इसको शेर खान की क्या दी थी? उपाधि दी थी। फिर इस शेर खान ने, जैसा कि आपको पहले से ही पता है, 1539 में
चौसा के युद्ध में, 1539 में चौसा के युद्ध में दिल्ली के मुगल शासक हुमायूं को क्या कर दिया था, पराजित कर दिया था। फिर चौसा के युद्ध में विजयी होकर शेर खान ने कौन सी उपाधि धारण कर ली थी, इसने शेरशाह सूरी की उपाधि धारण कर ली थी। चौसा युद्ध में विजयी होकर इसने कौन सी उपाधि धारण कर ली थी, शेरशाह सूरी की। और फिर इस शेरशाह सूरी ने 1540 में कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध में फिर से हुमायूं को दूसरी बार पराजित कर दिया था और हुमायूं युद्ध के मैदान से अपनी जान बचाकर भाग गया था। और शेरशाह सूरी है ये 1540 ईस्वी में दिल्ली का शासक बन गया था। दिल्ली का क्या बन गया था, शासक। कौन, शेरशाह सूरी। कब, 1540 ईस्वी में। इसके बाद इसने मालवा व गुजरात पर आक्रमण किया था। शेरशाह सूरी ने 1542 ईस्वी में 1542 ईस्वी में मालवा और गुजरात पर क्या किया था, आक्रमण किया था। फिर शेरशाह सूरी ने 1544 ईस्वी में जोधपुर या मारवाड़, जो हमारे राजस्थान में स्थित है, मारवाड़ पर आक्रमण किया था। उस समय यहाँ का शासक था राव मालदेव। उस समय जोधपुर या मारवाड़ का शासक कौन था, राव मालदेव। इस राव मालदेव को शेरशाह सूरी ने पराजित कर दिया था और पराजित करके मारवाड़, अजमेर, जोधपुर, मेवाड़ पर अपना क्या कर लिया था, अधिकार कर लिया था। कब, 1544 ईस्वी में शेरशाह सूरी ने जोधपुर या मारवाड़ के शासक राव मालदेव को क्या कर दिया था, पराजित कर दिया था। हालांकि इस युद्ध को जीतने में शेरशाह सूरी को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। कैसे, क्योंकि शेरशाह सूरी को पता था कि राव मालदेव के पास में बहुत बड़ी शक्तिशाली सेना थी। इसलिए राव मालदेव शेरशाह सूरी है वो राव मालदेव को सीधे युद्ध में टक्कर नहीं दे सकता था, सीधे युद्ध में नहीं हरा सकता था। इसलिए शेरशाह सूरी ने इस युद्ध में छल कपट का सहारा लिया और उसने राव मालदेव की सेना का जो शिविर था उस सेना के शिविर पर जाली पत्थर डलवा दिए थे और पत्थर में ये लिखा गया कि राव मालदेव के पास में दो बहुत बड़े वीर सेनानायक थे, वीर सेनापति थे। कौन कौन थे, राव मालदेव के पास में जेता और कूपा नामक दो बहुत बड़े महान सेनानायक थे। तो शेरशाह सूरी ने उस पत्रों में ये झूठी बात फैला दी है, अफवाह फैला दी कि तेरे दोनों सैनिकों को मैंने 20-20 हजार रुपए के अंदर क्या कर लिया है, खरीद लिया है। ये जाली पत्थर उसने डलवा दिए, कहां पर, राव मालदेव की सेना जहां पर रुकी हुई थी इस स्थान पर। जैसे इस बात का पता चला किसको, राव मालदेव को, तो राव मालदेव ने उसकी इस बात पर, झूठी बात पर क्या कर लिया था, विश्वास कर लिया था और राव मालदेव अपनी सेना लेकर वापस कहां लौट गया था, जोधपुर लौट गया था। लेकिन जेता और कूपा ने अपनी दृढ़ता और अपने आत्मविश्वास का परिचय दिया और उन्होंने ऐसा नहीं किया। और फिर जेता और कूपा के पास में बची हुई थोड़ी बहुत जो सेना थी उसके साथ इन्होंने शेरशाह सूरी को बहुत कड़ी क्या दी थी, टक्कर दी थी। वो तो ठीक है कि शेरशाह सूरी का एक सहयोगी सेनापति था जलाल खान, वो बीच में दूसरी सेना लेकर वहां पर समय पर पहुंच गया था, इसलिए शेरशाह सूरी की क्या हो गई थी, विजय हो गई थी। जेता और कूपा दोनों जो सेनानायक थे राव मालदेव के, वो युद्ध करते करते वीर गति को प्राप्त हो गए थे। तब शेरशाह सूरी ने उनकी वीरता और बहादुरी को देखकर क्या कहा था इस युद्ध के बारे में, इसके बारे में कथन कहा था शेरशाह सूरी ने कि मैं मुट्ठी भर बाजरे की खातिर हिंदुस्तान की बादशाह या दिल्ली सल्तनत को खो बैठता। और फिर उसने जेता और कूपा के बारे में कहा था कि अगर ऐसे सैनिक मेरे पास हो तो मैं संपूर्ण भारत पर एक छत्र शासन करूं, यानी संपूर्ण भारत पर अपना अधिकार कर लूं। अगर जेता और कूपा जैसे
सेनानायक, वीर सेनानायक या सेनापति मेरे पास हो तो मैं संपूर्ण भारत पर क्या कर सकता हूं, अधिकार कर सकता हूं। और शेरशाह सूरी ने कौन सा कथन कहा था राव महादेव को पराजित करने के बाद कि मैं मुट्ठी भर बाजरे की खातिर हिंदुस्तान की सल्तनत या बादशाह खो बैठता। अगर ये युद्ध हार जाता है ना तो उसे दिल्ली भी उसके हाथ से चली जाती, इसलिए उसने ये कथन कहा था। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं मुट्ठी भर बाजरे की खातिर हिंदुस्तान की बादशाह या सल्तनत खो देता, ये कथन किस शासक का है? तो ये शासक कौन से शासक का है? ये कथन शेरशाह सूरी का है। शेरशाह सूरी ने ये कथन राव महादेव को पराजित करने के बाद में कहा था, क्योंकि ये युद्ध बड़ी मुश्किल से जीत पाया था। कौन? शेरशाह सूरी। अब उसके बाद देखिए 1545 ईस्वी में कालिंजर विद्रोह के दौरान बारूद में विस्फोट होने से, इसमें बारूद में विस्फोट होने से शेरशाह सूरी की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। कब? 1545 में कालिंजर का दुर्ग है, क्या कालिंजर पर विद्रोह की आक्रमण किया था शेरशाह सूरी ने? उसी समय बारूद में गोले में विस्फोट होने से शेरशाह सूरी की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। शेरशाह सूरी की मृत्यु के बाद इसका पुत्र था इस्लाम शाह, ये दिल्ली का शासक बना था। और फिर इस इस्लाम शाह ने 1555 ईस्वी तक शासन किया था। लेकिन इस्लाम शाह के बाद सूर साम्राज्य में अयोग्य और कमजोर उत्तराधिकारियों के कारण और आपसी खूनी संघर्ष के कारण सूर साम्राज्य का क्या हो गया था? पतन हो गया था। कब? 1555 ईस्वी में। और फिर 1555 ईस्वी के बाद में आपको पता है 23 जुलाई, पिछले वीडियो के अंतर्गत बताया गया था आपको, 23 जुलाई 1555 ईस्वी में हुमायूं वापस पुनः दिल्ली का क्या बन गया था? शासक बन गया था। तो इस प्रकार ये 1540 से 1555 ईस्वी तक मुगल साम्राज्य के अंतर्गत ही बीच में कौन सा साम्राज्य आया था? सूर साम्राज्य आया था, जिसने 1540 से 1555 ईस्वी तक दिल्ली पर शासन किया था, जिसका संस्थापक फरीद खां अथवा शेर खां था। अब उसके बाद में देखिए शेरशाह सूरी के निर्माण एवं सुधार कार्य किस शासक के निर्माण एवं सुधार कार्य प्रसिद्ध थे? तो वो शासक था कौन? शेरशाह सूरी। प्रश्न है 4 नंबर का क्वेश्चन है ये। शेरशाह सूरी के निर्माण एवं सुधार कार्य बताइए, या किस शासक के निर्माण एवं सुधार कार्य प्रसिद्ध थे? तो वो शासक था कौन? शेरशाह सूरी। देखिए शेरशाह सूरी ने अपने शासन काल में अनेक निर्माण और सुधार कार्य करवाए थे। निर्माण और क्या करवाए थे? सुधार कार्य। किसने? शेरशाह सूरी ने। शेरशाह सूरी ने सर्वप्रथम अपने शासन काल में भूमि का नाप या माप करवाकर फिर लगान को व्यवस्थित किया था। सबसे पहले उसने भूमि की नाप करवाई और फिर नाप के आधार पर उसने लगान की दरें निर्धारित की, निश्चित की। उसके बाद शेरशाह सूरी ने अपने शासन काल में 4 बड़ी सड़कों व अनेक सरायों का निर्माण करवाया था। 4 तो उसने अपने शासन काल में बड़ी सड़कें बनवाई थी और अनेक सरायों का मतलब क्या होता है?
सरायों का मतलब होता है, जैसे आपने देखा होगा वर्तमान में जो सड़कें होती है उन सड़कों पर जगह जगह होटल होती है, रेस्टोरेंट होते हैं, ढाबे होते हैं, जिनमें खाने पीने की और ठहरने की क्या होती है, सुविधा होती है। तो ऐसे ही शेरशाह सूरी ने अपने शासन काल में सड़कों के किनारों पर हर थोड़ी थोड़ी दूरी पर सरायों का क्या करवाया था, निर्माण, जिनको हम धर्मशाला भी कह सकते हैं। सरायों का मतलब धर्मशाला। और इन सरायों के अंतर्गत यात्रियों के ठहरने की व्यवस्था होती थी, यात्रियों के लिए भोजन और पानी की भी इन सरायों में क्या होती थी, व्यवस्था होती थी। ये व्यवस्था भी शेरशाह सूरी ने अपने शासन काल में सड़कों पर की थी। हर थोड़ी थोड़ी दूरी पर अनेक सरायों का उसने क्या करवाया था, निर्माण। फिर देखिए शेरशाह सूरी द्वारा अपने शासन काल में निर्मित सबसे बड़ी जो सड़क थी वो थी बंगाल के सोनार गांव से लेकर वर्तमान में पाकिस्तान में एक स्थान है, कौन सा, पेशावर, वहां तक इसने एक सड़क का निर्माण करवाया था शेरशाह सूरी ने, जो उसके द्वारा निर्मित सबसे बड़ी सड़क थी, सबसे लंबी सड़क थी। कहां से कहां तक, बंगाल के सोनार गांव से लेकर पाकिस्तान के पेशावर तक। और ये जो सड़क है वो आज भी मौजूद है, आज भी इसका अस्तित्व है, आज भी ये सड़क मौजूद है। और वर्तमान में इस सड़क को किस नाम से जाना जाता है, शेरशाह सूरी मार्ग, या इसको ग्रांट ट्रंक रोड के नाम से जाना जाता है, ग्रांट ट्रंक रोड के नाम से जाना जाता है। ये एक नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। या तो प्रश्न आएगा शेरशाह सूरी द्वारा निर्मित सबसे लंबी सड़क का क्या नाम है, तो उसको शेरशाह सूरी मार्ग भी कहते हैं या उसको ग्रांट ट्रंक रोड भी कह सकते हैं। या प्रश्न ऐसे भी आ सकता है शेरशाह सूरी मार्ग अथवा ग्रांट ट्रंक रोड का निर्माण किस शासक ने करवाया था, तो वो शासक था कौन, शेरशाह सूरी। और वर्तमान में इसको कहा जाता है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1, नेशनल हाईवे नंबर 1, जो दिल्ली से अमृतसर के मध्य स्थित है। इसके अलावा शेरशाह सूरी ने अपने शासन काल में मुद्रा ढलाई में भी सुधार किया था, यानी मुद्रा बनाने की जो प्रक्रिया थी उसमें भी सुधार किया था। और इसने अपने शासन काल में तांबे का 380 ग्राम के दाम वाला और चांदी का 178 ग्राम के दाम वाला रुपया भी इसने जारी किया था अपने शासनकाल में। शेरशाह सूरी ने मुद्रा ढुलाई में क्या सुधार किया था कि इसने अपने शासनकाल में तांबे का एक 380 ग्राम का सिक्का जारी किया था और एक चांदी का 178 ग्राम का सिक्का इसने अपने शासनकाल में जारी किया था। इसके अलावा शेरशाह सूरी ने सासाराम, सासाराम अभी मैंने आपको बताया था कहां पड़ता है, बिहार में। इस सासाराम में एक झील के मध्य, एक झील के मध्य अपने स्वयं के मकबरे का निर्माण करवाया था। मकबरे का क्या करवाया था, निर्माण। मकबरे का मतलब होता है समाधि स्थल। मकबरे का क्या करवाया था, निर्माण, जिसकी आकृति कैसी थी, डमरू जैसी। शेरशाह सूरी के मकबरे की आकृति कैसी थी, डमरू। या किस शासक का मकबरा डमरू की आकृति में बना हुआ है, तो वो है शेरशाह सूरी। या शेरशाह सूरी का मकबरा कहां स्थित है, सासाराम, बिहार में शेरशाह सूरी का मकबरा स्थित है। और ये मकबरा है वो एक झील के मध्य बना हुआ, झील के बीचों बीच बना हुआ है। और इस मकबरे पर हिंदू मंदिरों का प्रभाव देखने को मिलता है। यानी हिंदुओं के जो मंदिर होते हैं गुंबद टाइप, उन मंदिरों की आकृति में ये
मकबरा बना हुआ है, इसलिए इस पर हिंदू मंदिरों की जो स्थापत्य शैली थी या स्थापत्य जो कला थे वो इस मकबरे के ऊपर देखने को मिलती है। हिंदुओं के मंदिर निर्माण की जो शैली है वो शैली का प्रभाव इस मकबरे पर था, जो कहाँ स्थित था, सासाराम बिहार में एक झील के मध्य, जिसकी आकृति कैसी थी, डमरू जैसी आकृति थी। इस प्रकार शेरशाह सूरी ने अपने शासनकाल में अनेक निर्माण एवं सुधार कार्य करवाए थे। आप देखिए ये मुगल साम्राज्य के मध्य में आया था, वो कौन सा था, सूर साम्राज्य। अब इसके बाद मुगल साम्राज्य का अगला जो शासक है, जैसा कि आपको पता है 27 जनवरी 1556 ईस्वी को हुमायूं की क्या हो गई थी, मृत्यु। हुमायूं की मृत्यु के बाद उसका पुत्र अकबर मुगल साम्राज्य का शासक बना था, जो मुगल साम्राज्य का सबसे महान शासक था। कौन, अकबर, जिसका शासनकाल 1556 से 1605 ईस्वी तक। भारत पर शासन करने वाला मुगल साम्राज्य का शासक कौन था, अकबर। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी में पाकिस्तान के अमरकोट के दुर्ग में हुआ था। अकबर का जन्म कब और कहां हुआ था, 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी में अमरकोट का दुर्ग है, जो वर्तमान में कहां है, पाकिस्तान के अंदर है। अमरकोट का दुर्ग जो पहले पश्चिमी जो पंजाब राज्य था उसमें स्थित था, और वर्तमान में ये कहां है, पाकिस्तान में। उस अमरकोट के दुर्ग में अकबर का जन्म हुआ था। अकबर के पिता का नाम हुमायूं था। अकबर की जो माता थी उसका नाम था हमीदा बेगम। आप देखिए अकबर का पूरा नाम था जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। अकबर का पूरा नाम क्या था, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। आप देखिए जैसे हुमायूं की मृत्यु हुई थी उस समय अकबर है वो अल्पवयस्क था, यानी छोटा बालक था। फिर 14 फरवरी 1556 ईस्वी में, कब, 14 फरवरी 1556 ईस्वी में कालानौर में ईंटों का सिंहासन बनाकर, ईंटों का सिंहासन बनाकर बैरम खान ने अकबर का राज्याभिषेक कर दिया था। तो देखिए अकबर का राज्याभिषेक कब और कहां हुआ था, 14 फरवरी 1556 ईस्वी में। उस समय अकबर की आयु थी मात्र 13 वर्ष। अकबर का जब राज्याभिषेक हुआ था उस समय अकबर की आयु कितनी थी, 13 वर्ष। अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ था, 14 फरवरी 1556 ईस्वी में। कहां पर, कालानौर। कालानौर पड़ता है पंजाब में। पंजाब में गुरदासपुर जो जिला है उसके पास में एक स्थान पड़ता है, कौन सा, कालानौर। वहां पर ईंटों का सिंहासन बनाकर, क्योंकि मुगल साम्राज्य का जो सिंहासन था वो तो दिल्ली में था, तो इसलिए वहां पर एक अस्थायी सिंहासन का निर्माण किया गया, ईंटों से बनाया गया, और उस ईंटों के सिंहासन पर बैठाकर अकबर का राज्याभिषेक कर दिया था। किसने, बैरम खान ने। और इसी बैरम खान को अकबर का संरक्षक नियुक्त किया गया था, क्योंकि अकबर तो उस समय बालक था, इसलिए वो शासन का संचालन करने में असमर्थ था। ऐसी स्थिति में बैरम खान को अकबर का क्या नियुक्त किया गया, संरक्षक नियुक्त किया गया था। यानी बैरम खान के दिशा निर्देश में, बैरम खान के नेतृत्व में अकबर क्या करेगा, शासन करेगा। अब उसके बाद में देखिए 5 नवंबर 1556 ईस्वी को अकबर के संरक्षक बैरम खान व
अफगान शासक आदिल शाह के हिंदू सेनापति हेमू के मध्य पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था। तो देखिए ये भी यहां पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ, किस किस के मध्य हुआ था? तो पानीपत का द्वितीय युद्ध 5 नवंबर 1556 ईस्वी को अकबर का जो संरक्षक या मुगल जो प्रतिनिधि था, कौन? बैरम खां, जो अकबर का संरक्षक था, और एक अफगान शासक था, कौन? आदिल शाह। इसका हिंदू सेनापति था, हिंदू धर्म का सेनापति था, जिसका नाम क्या था? हेमू। इस हेमू के मध्य पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था, हेमू और बैरम खां के मध्य। कब हुआ था? 5 नवंबर 1556 ईस्वी को। और पानीपत का प्रथम जो युद्ध है वो हुआ था 21 अप्रैल 1526 को बाबर व इब्राहिम लोदी के मध्य। और पानीपत का द्वितीय युद्ध है ये 5 नवंबर 1556 ईस्वी को बैरम खां व हेमू के मध्य हुआ था। इस युद्ध में हेमू की गर्दन पर तीर लगने से, हेमू की गर्दन पर क्या लग गया था? तीर, जिससे हेमू क्या हो गया था? बेहोश। और हेमू के बेहोश होने के बाद में अफगान सेना में भगदड़ मच गई थी और युद्ध का संचालन नेतृत्व सही ढंग से नहीं हुआ। इसलिए इस युद्ध में बैरम खां की क्या हुई थी? विजय हुई थी। पानीपत के द्वितीय युद्ध में किसकी विजय हुई? बैरम खां की विजय हुई थी। हालांकि इस युद्ध में हेमू की गर्दन में तीर लगने से हेमू बेहोश हो गया था, लेकिन फिर भी हेमू है वो बहुत शक्तिशाली सेनापति था और एक योग्य सेनापति था, जिसने अपने शासनकाल में 22 युद्धों में विजय प्राप्त की थी। हेमू ने अपने शासनकाल में कितने युद्ध जीते थे? 22 युद्ध जीते थे इस हेमू ने, जो अफगान शासक आदिल शाह का हिंदू सेनापति था हेमू। इसने अपने शासनकाल में कितने युद्ध जीते थे? 22 युद्धों में विजय प्राप्त की थी। और इस हेमू ने राजा विक्रमजीत की उपाधि धारण की थी। हेमू ने कौन सी उपाधि धारण की थी? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये 1 नंबर का। तो हेमू ने राजा विक्रमजीत की उपाधि धारण की थी। अब उसके बाद में देखिए, जैसे जैसे अकबर बड़ा हुआ, अकबर वयस्क हुआ, उसके बाद में अकबर और बैरम खां के मध्य ईर्ष्या उत्पन्न होने लग गई थी, यानी दोनों में अनबन शुरू हो गई थी। तब अकबर ने बैरम खां के सामने 3 शर्तें रखी कि भाई या तो आप दक्षिणी भारत के गवर्नर बन जाओ, दक्षिण भारत में चले जाओ, या फिर आप मक्का की यात्रा पर चले जाओ, और या फिर आप अपनी इच्छा अनुसार कोई दूसरा कार्य कर लो। तब अकबर और बैरम खान के मध्य अनबन होने के बाद में बैरम खान ने मक्का की यात्रा पर जाने का जो रास्ता वो चुना। और जब बैरम खान मक्का की यात्रा पर जा रहा था, उस समय 1561 ईस्वी में एक पठान था, उस पठान ने बैरम खान की क्या कर दी थी? हत्या कर दी थी। तब कब बैरम खान की हत्या कब हुई थी? 1561 ईस्वी में। मक्का की यात्रा पर जाते समय बैरम खान की एक पठान ने क्या कर दी थी? हत्या। तब अकबर ने बैरम खान की जो विधवा पत्नी थी सलीमा बेगम, इस सलीमा बेगम से अकबर ने क्या कर लिया था? विवाह। और इस बैरम खान का पुत्र था जिसका नाम था अब्दुल रहीम। इस अब्दुल रहीम को अकबर ने अपना पुत्र स्वीकार कर लिया था और अकबर ने ही इस अब्दुल रहीम का क्या किया था? पालन पोषण किया था। किसका पुत्र था अब्दुल रहीम? बैरम खान का पुत्र था। उसको अपना पुत्र स्वीकार कर लिया था अकबर ने, और उसका पालन पोषण किसने किया था?
अकबर ने किया था। और साथ ही अकबर ने बैरम खान की जो विधवा बेगम थी जिसका नाम क्या था, सलीमा बेगम, इस सलीमा बेगम से भी अकबर ने क्या कर लिया था, विवाह कर लिया था। और उसके बाद 1561 ईस्वी में अकबर ने मालवा का जो शासक था संगीत प्रेमी बाज बहादुर, इससे युद्ध किया था और फिर इसने अकबर की क्या कर ली थी, अधीनता स्वीकार कर ली थी। फिर अकबर ने 1564 ईस्वी में गोंडवाना के किले पर आक्रमण किया था। नर्मदा नदी के किनारे पर गोंडवाना का किला स्थित था, इस किले पर आक्रमण किया था। यहाँ की जो रानी थी दुर्गावती, उसने अकबर के साथ प्रतिशोध किया था, युद्ध लड़ा था, लेकिन अंत में इसकी भी क्या हुई, पराजय, और अकबर की क्या हो गई थी, विजय, और अकबर ने गोंडवाना के किले पर क्या कर लिया था, अधिकार। फिर उसके बाद में 1567 ईस्वी में अकबर ने चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया। चित्तौड़गढ़ हमारे राजस्थान में, चित्तौड़गढ़ के किले पर आक्रमण किया था। उस समय चित्तौड़गढ़ का शासक था उदय सिंह, और उदय सिंह ने किले का जो भार है वो अपने दो सेनापति जयमल व पत्ता को सौंपकर अरावली की पहाड़ियों में चला गया था। फिर पीछे से जयमल व पत्ता ने अकबर की जो मुगल सेना थी उससे डटकर मुकाबला किया था, और दोनों युद्ध लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हो गए थे। अकबर इनकी वीरता और बहादुरी को देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ था, और फिर इसने आगरा के किले पर इन दोनों की पाषाण मूर्तियां स्थापित करवाई थी अकबर ने। कहां पर, आगरा के किले के अंदर। किसने, अकबर ने। अकबर इन दोनों की वीरता और बहादुरी से बहुत बड़ा प्रसन्न हुआ था। तो इस प्रकार 1567 में अकबर का चित्तौड़गढ़ पर भी क्या हो गया था, अधिकार। फिर 1569 ईस्वी में अकबर ने बूंदी के शासक राव सुरजनहाड़ा को भी पराजित कर दिया था। इसने भी अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। और साथ ही रणथंभौर के दुर्ग पर, रणथंभौर है स्वाईमाधोपुर जिले में, रणथंभौर के दुर्ग पर भी अकबर का क्या हो गया था, अधिकार हो गया था। फिर 1570 ईस्वी में अकबर ने नागौर में एक दरबार का आयोजन किया था। हमारे नागौर जिले में एक दरबार लगाया था। कब, 1570 में अकबर ने। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अकबर ने नागौर दरबार का आयोजन कब किया था, 1570 में। और इस दरबार में अकबर ने आसपास के सभी राजपूत राजाओं को आमंत्रित किया था। और 1570 में नागौर दरबार में उपस्थित अनेक राजपूत राजाओं ने अकबर की क्या कर ली थी, अधीनता स्वीकार कर ली थी। जिसमें बीकानेर का शासक राव कल्याणमल राठौड़ था, जैसलमेर का शासक हरराय भाटी था, मारवाड़ का शासक मोटा राजा उदय सिंह था। इन सब ने अकबर की क्या कर ली थी, अधीनता स्वीकार कर ली थी और अपने किले अकबर को सौंप दिए थे। हालांकि मारवाड़ पर अकबर ने 1564 ईस्वी में भी आक्रमण किया था, जोधपुर पर। उस समय जोधपुर का शासक मारवाड़ का शासक था रावचंद्र सेन, जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी, और रावचंद्र सेन जोधपुर को छोड़कर भाग गया था। लेकिन 1570 ईस्वी में जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर के शासकों ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी, और यहाँ के राजाओं ने अकबर के साथ वैवाहिक संबंध भी स्थापित कर लिए थे। कब, 1570 ईस्वी में। और फिर 1570 ईस्वी में ही अकबर ने गुजरात पर अधिकार कर लिया था। कब, 1570 ईस्वी में अकबर ने गुजरात पर भी अधिकार कर लिया था, गुजरात को भी अपने नियंत्रण में ले लिया था, गुजरात पर भी विजय प्राप्त कर ली थी। और गुजरात विजय के उपलक्ष्य में ही अकबर ने अपनी राजधानी फतेहपुर सीकरी है, ये 1569 से लेकर 1584 ईस्वी तक अकबर ने इसको अपनी क्या बनाई थी, राजधानी बनाई थी।
1569 से लेकर 1584 तक अकबर के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? फतेहपुर सीकरी। और इसी फतेहपुर सीकरी ने अकबर ने अपनी गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 1 नंबर का। अकबर ने बुलंद दरवाजे का निर्माण कहां और क्यों करवाया था? तो अकबर ने बुलंद दरवाजे का निर्माण अपनी राजधानी फतेहपुर सीकरी में गुजरात विजय के उपलक्ष्य में करवाया था। गुजरात की जीत की खुशी में अकबर ने अपनी राजधानी फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था। कब? 1570 ईस्वी में। अब उसके बाद में 1576 ईस्वी में अकबर ने मेवाड़ पर आक्रमण किया था और उस समय मेवाड़ का शासक था महाराणा प्रताप। उस समय मेवाड़ का शासक कौन था? महाराणा प्रताप। हालांकि इससे पहले अकबर ने महाराणा प्रताप को अधीनता स्वीकार करवाने के लिए कई प्रयास किए थे। महाराणा प्रताप को समझाने के लिए अकबर ने कई दूत भी भेजे थे, लेकिन अकबर क्या हुआ था? असफल हुआ था। और फिर उसके बाद 1576 ईस्वी में अकबर ने मान सिंह को अपना सेनापति बनाकर मेवाड़ में महाराणा प्रताप के विरुद्ध भेजा था। फिर 18 जून 1576 ईस्वी को हल्दी घाटी का इतिहास प्रसिद्ध युद्ध भी हुआ था अकबर के सेनापति मान सिंह और महाराणा प्रताप के मध्य। हालांकि इस युद्ध में मुगलों की विजय हुई थी, लेकिन इस युद्ध के बाद भी महाराणा प्रताप ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी और हल्दी घाटी युद्ध के बाद वापस महाराणा प्रताप ने अपने सभी प्रदेशों पर पुनः वापस क्या कर लिया था? अधिकार कर लिया था। हालांकि इसके बारे में हम इसी चैप्टर में, इसी अध्याय में बाद में महाराणा प्रताप का जो टॉपिक आएगा उसमें विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। तो 1576 ईस्वी में अकबर ने मेवाड़ पर भी अपना सांकेतिक अधिकार कर लिया था। उसके बाद 1580 ईस्वी में अकबर ने कश्मीर पर भी अधिकार कर लिया था। फिर अकबर ने 1581 ईस्वी में काबुल पर अधिकार कर लिया था। फिर 1582 ईस्वी में अकबर ने सिंध पर अधिकार कर लिया था 1585 में। फिर 1591 ईस्वी में अकबर ने उड़ीसा पर अधिकार कर लिया था। 1595 ईस्वी में अकबर ने कंधार पर अधिकार कर लिया था। 1597 ईस्वी में अकबर ने खानदेश को जीतकर इसका नाम अकबर ने धनदेश रखा था। 1597 ईस्वी में अकबर ने खानदेश को जीतकर इसका नाम क्या रखा था? धनदेश रखा था। यानी कश्मीर, काबुल, सिंध, उड़ीसा, कंधार, इस सभी स्थानों पर, सभी प्रदेशों पर अकबर का क्या हो गया था? अधिकार हो गया था। उसके बाद अकबर ने 1600 ईस्वी में दक्षिणी भारत के अहमदनगर साम्राज्य पर आक्रमण किया था। कब? 1600 ईस्वी में अकबर ने दक्षिणी भारत में अहमदनगर, महाराष्ट्र में पड़ता है, वहां पर आक्रमण किया था। और अहमदनगर की शासिका थी उस समय चांद बीबी। इस चांद बीबी ने अकबर के प्रतिशोध का सामना किया था। इसने आक्रमण भी किया था, लेकिन मुगल सैनिकों की संख्या बहुत ज्यादा थी। इसके पास में सैनिकों की संख्या क्या थी? कम थी। इसलिए चांद बीबी ने भी अंत में अकबर की क्या कर ली थी? अधीनता स्वीकार कर ली थी। यानी अहमदनगर पर भी अकबर का अधिकार हो गया था। फिर 1601 ईस्वी में अकबर ने असीरगढ़ पर आक्रमण किया था। कब? 1601 ईस्वी में। और यही अकबर की क्या थी? अंतिम विजय। ये भी 1 नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अकबर की अंतिम विजय कौन सी थी? असीरगढ़ पर विजय अकबर की क्या थी? अंतिम विजय। और फिर 1605 ईस्वी में एक लंबी बीमारी यानी पेचिश रोग के कारण अकबर की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। कब? 1605 ईस्वी में पेचिश रोग के कारण अकबर की क्या हो गई थी?
मृत्यु हो गई थी। कब हुई थी अकबर की मृत्यु? 1605 ईस्वी में। किस कारण? पेचिस रोग की लंबी बीमारी के कारण अकबर की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। और फिर अकबर को सिकंदरा के मकबरे में दफनाया गया था। कहां पर? सिकंदरा। आगरा से 40 किलोमीटर दूर पड़ता है कौन सा स्थान? सिकंदरा। यहाँ पर अकबर के मकबरे का निर्माण किया गया था। यहाँ पर अकबर का मकबरा बना हुआ है जो पिरामिड की आकृति में बना हुआ है। पिरामिड का नाम सुना होगा आपने, मिस्र के पिरामिड प्रसिद्ध थे, जिनमें गीजे का पिरामिड सर्वश्रेष्ठ था, जिसमें शवों को सुरक्षित रखा जाता था और पिरामिड में रखे हुए शवों को मम्मी कहा जाता था। 9th क्लास में पढ़ा आपने, ध्यान होगा। तो अकबर का जो मकबरा है वो किस आकृति में बना हुआ है? पिरामिड की आकृति में बना हुआ है, जिसमें हिंदू मंदिरों, बौद्ध विहारों और मुस्लिम संस्कृति का समन्वय देखने को मिलता है। यानी अकबर का जो मकबरा है वो मकबरा हिंदू मंदिरों की आकृति में भी बना हुआ है, उसमें बौद्ध विहारों की झलक भी दिखाई देती है और उसमें मुस्लिम स्थापत्य शैली या मुस्लिम संस्कृति की झलक भी दिखाई पड़ती है। तो अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? सिकंदरा में, जो किस आकृति में बना हुआ है? पिरामिड की आकृति में बना हुआ है, जिसमें हिंदू मंदिरों, बौद्ध विहारों और मुस्लिम स्थापत्य कला का मिश्रण देखने को मिलता है। 1605 ईस्वी में पेचिस रोग के कारण अकबर की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। अब उसके बाद देखिए, अकबर का एक नवरत्न था जिसका नाम था बीरबल। हालांकि अकबर के कुल 9 नवरत्न थे। ये बीरबल है, ये यूसुफजई के हमले में मारा गया था। यूसुफजई के हमले में कौन मारा गया था? बीरबल। अकबर का जो नवरत्न था, 9 जो नवरत्न थे, उसके खास व्यक्ति थे जो विभिन्न कार्यों में अकबर की सहायता करते थे, सहयोग करते थे। तो वो जो बीरबल है वो यूसुफजई के हमले में मारा गया था। अकबर के नवरत्न बीरबल की मृत्यु किस हमले में हुई थी? यूसुफजई के हमले में बीरबल के जो नवरत्न था, अकबर का जो नवरत्न था बीरबल, उसकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। और 1587 ईस्वी में अकबर ने गुजरात में वापस विद्रोह हो गया था। इस विद्रोह का दमन करने के लिए अब्दुल रहीम, जो बैरम खान का पुत्र था, अभी मैंने आपको बताया था, उस अब्दुल रहीम को अकबर ने खान खाना की उपाधि प्रदान की थी। खान खाना की उपाधि प्रदान की थी। किस विद्रोह के दौरान? 1587 ईस्वी में गुजरात विद्रोह का दमन करने के कारण अकबर ने अब्दुल रहीम, जो अकबर का नवरत्न भी था, बाद में इसको अकबर ने अपने नवरत्नों में शामिल कर लिया था अब्दुल रहीम को। इस अब्दुल रहीम को अकबर ने खान खाना की उपाधि प्रदान की थी। तो इस प्रकार 1556 से 1605 ईस्वी तक अकबर ने मुगल साम्राज्य के अंतर्गत शासक के रूप में शासन किया था, दिल्ली पर शासन किया था। अब इसके बाद में अकबर की धार्मिक नीति, अकबर के जो नवरत्न है, उनके बारे में हम अगले वीडियो के अंतर्गत पढ़ेंगे। धन्यवाद।